मामू फुरकान ने नजर उठाई तो उन्होंने एक औरत को सामने पाया। इस औरत के साथ काला कुत्ता था। इसकी सुर्ख जुबान 1 फुट बाहर निकली हुई थी और इसकी जिसामत किसी गधे से कम ना थी। इस कुत्ते के गले में एक जंजीर बंधी हुई थी। जंजीर का एक सिरा इस औरत के हाथ में था। कुत्ता इससे आजाद होने के लिए जोर लगा रहा था, लेकिन इस औरत ने इसकी जंजीर मजबूती से थाम रखी थी। वो खूंखार कुत्ता किसी शेर की तरह गुर्रा रहा था। वो बार बार मामू फुरकान की तरफ झपटता था, लेकिन हर मर्तबा वो औरत इस कुत्ते को पीछे खींच ले जाती थी। जब वो 2-4 कदम पीछे हटती तो छन छन घुंघरू बज उठते। अगर इस खूंखार कुत्ते की किसी तरह जंजीर इस औरत के हाथ से छूट जाती तो वो सीधा मामू फुरकान पर छलांग लगाता और इन्हें 2-3 मिनट में चीर फाड़ कर रख देता। इतने ताकतवर कुत्ते को इस नाजुक औरत ने किस तरह काबू किया हुआ था, इस बात पर हैरत थी। कुछ देर वो कुत्ता गुर्राता हुआ मामू फुरकान की तरफ लपकता, फिर वो औरत इसे पीछे खींच ले जाती। कुत्ते की गिराहट और घुंघरू की छम छम, चांदनी रात और कब्रिस्तान का सन्नाटा सब मिलकर एक खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। ये एक ऐसा मंजर था कि अगर कोई मामूली दिल गुर्दे का आदमी होता तो अवसार के अंदर बैठा बैठा वो खौफ से दम तोड़ देता। मामू फुरकान के जिस्म में भी 1-2 मरतबा खौफ की लहर आई थी, लेकिन उन्होंने पूरे इत्मीनान से इसे अपने जहन से झटक दिया। वो अपने काम में मुनहमिक थे और गिद्दोपेश में जो हो रहा था इससे भी बेखबर न थे। अब इस औरत ने भी कुत्ते के साथ मामू फुरकान का तवाफ शुरू कर दिया था। कुत्ते की गुराहट और घुंघरू की छन छन अब इन्हें अपने चारों तरफ सुनाई दे रही थी। वो दोनों मामू फुरकान के इतने नजदीक से गुजर रहे थे कि वजीफा जारी रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, और शायद यही इस औरत का मकसद था कि किसी तरह वजीफे में खलल पड़ जाए। खैर, वो औरत मामू फुरकान के वजीफे में तो खलल ना डाल सकी, अलबत्ता खुद गायब हो गई। मामू फुरकान ने अचानक हाथ बढ़ाकर चाकू अपने गिरफ्त में ले लिया, फिर एक झटके से इस चमकते चाकू को जमीन से निकाल लिया। कुछ पढ़कर चाकू की नोक पर 3 बार फूंके मारी, फिर इसकी नोक से जमीन पर जरब का निशान बनाया और अपना हाथ फिजा में बुलंद करके जोर से जमीन में गाड़ दिया। चाकू की जमीन में धंसते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे इस चाकू का बल इस औरत के सीने में उतर गया। इतनी भयानक चीख बुलंद हुई, औरत के हाथ से इस कुत्ते की जंजीर छूट गई और वो कुत्ता छलांगे मारता कब्रों के दरमियान गायब हो गया। अब वहां औरत भी ना थी। फिर काफी देर सुकून रहा। मामू फुरकान ने इत्मीनान का सांस लिया। अब 4 बज रहे थे। इनका ख्याल था कि अब कोई फितना खड़ा नहीं होगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि उन्होंने अपने सामने 2 आदमियों को देखा। वो खौफनाक सूरतों वाले आदमी थे। इनके हाथ में फावड़ा और कुदाले थी और वो इस तरह खड़े थे जैसे किसी की कब्र खोदने के मुंतजर हों। क्या कहा है? इसकी कब्र खोदनी है? इनमें से एक मामू फुरकान की तरफ इशारा करके बोला। हाँ, इसकी खोदनी है। दूसरे ने तायद की। मेरा ख्याल है कि 6 फुट लंबी कब्र इसके लिए ठीक रहेगी। ये ज्यादा से ज्यादा 5.5 फुट का होगा। एक ने अपना अंदाजा पेश किया। ये 5.5 फुट का है तो 6 फुट की कब्र खोदने की क्या जरूरत है? 4.5 फुट की खोदेंगे, जरा इसको दबा कर रखेंगे। हाँ, इसको दबा कर ही रखना चाहिए। इसने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। ये क्या किसी को परेशान करेगा? अभी खुद ही परेशान हो जाएगा। एक ने कहा। वो कैसे? दूसरा बोला। वो ऐसे कि हम अभी हाँ इसकी कब्र खोदेंगे और इसे उठाकर इसमें डाल देंगे। इसके घर वाले इसे ढूंढते ही रहेंगे कि कहाँ गया। चलो ठीक है, आप फिर अपना काम शुरू करें। वक्त कम है, सहर होने वाली है। इस काम को जाने से पहले खत्म करना है, इसने बड़ी संजीदगी से कहा। फिर इन दोनों देव कामत आदमियों ने फावड़ा और कुदाले अपने हाथ में पकड़ ली और जमीन खोदनी शुरू कर दी। वो बहुत तेजी से मिट्टी खोद रहे थे। ये खौफनाक बातें सुनकर मामू फुरकान को जरा भी डर न लगा। वो अपने काम में पूरी तरह दिलजमई से मुनहमिक रहे। इन्हें मालूम था कि वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। वो इन दोनों के मुकालमाबाजी पर दिल ही दिल में मुस्कुराते रहे। इन दोनों का ड्रामे जारी था। वो बड़ी तेजी से कब्र खोदने में लगे हुए थे। कब्र खोदते खोदते वो रुक जाते। मामू फुरकान की तरफ अपनी लाल लाल भयानक आंखों से घूरते और फिर खुदाई में मसरूफ हो जाते, जैसे कह रहे हो बच्चा फिक्र ना कर, अभी तेरा काम तमाम करते हैं। मामू फुरकान कुछ देर तक इस ड्रामे को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन आखिर कब तक? उन्होंने फिर वही अमल दोहराया। जैसे ही चाकू जमीन से निकालकर जमीन में गाड़ा तो इसके साथ ही वो दोनों खबीस सूरत घुरकर हवा हो गए। अब ना वहां खुदी हुई कब्र रही, ना फावड़ा और ना कुदाल। उन्होंने अपने वजीफे का 99% हिस्सा मुकम्मल कर लिया था। वो बहुत खुश थे। बस अब फजर की नमाज पढ़कर वजीफे का 1% हिस्सा मुकम्मल करना बाकी था। हाथी निकल गया था, तुम बाकी रह गई थी। कब्रिस्तान की भयानक रात बखैर हो भी गुजर गई थी। अब कोई खतरे की बात न थी। उन्होंने चाकू को जमीन से निकाल लिया और कंबल झाड़कर खड़े हो गए। इनकी कमर तख्ता बन गई थी। नशिस्त के साथ कब्रिस्तान की बलाओं का मुकाबला, हड्डियों में उतर जाने वाले खौफ से नवर्द आजमा होना, और मामू फुरकान ने इन जानजोगों के काम को मुकम्मल कर लिया था। मामू फुरकान ने खड़े होकर अपनी टांगों और कमर को सीधा किया और खैरियत से कब्रिस्तान की हदूद से निकल आए। कब्रिस्तान से निकलने के बाद उन्होंने चाकू बंद करके कोट की जेब में डाल लिया और तस्बीह बाएं हाथ से दाएं हाथ में ले ली। मस्जिद सामने थी। मस्जिद की हदूद में कदम रखा तो मुअज्जिन ने अल्लाह के बड़े होने का ऐलान किया। मामू फुरकान वुजू करने बैठ गए। वुजू करने की जगह पर अंधेरा था। एक कमजोर सा बल्ब काफी दूर जल रहा था। मामू फुरकान ने वुजू के लिए नलका खोला तो इसमें पानी ना निकला। महल्ले का एक लड़का मामू फुरकान को देख रहा था। वो फौरन ही लोटे में पानी लिए इनकी तरफ दौड़ा और बहुत अदब से बोला, मामू टैंकी में पानी नहीं है, मैं इधर बाल्टी में रखा हुआ पानी लोटे में भर लाया हूँ, आइए मैं आपको वुजू करा दूं। अरे रिजवान तुम हो? शुक्रिया बेटा, लाओ टोल्टा मुझे दे दो, मैं खुद कर लेता हूँ वुजू। मामू फुरकान ने कहा, नहीं मामू मैं कराऊंगा आपको वुजू। रिजवान ने बड़ी मोहब्बत से कहा। मामू फुरकान ने इसकी मोहब्बत के आगे हाथ फैला दिए। रिजवान के हाथ पर पानी डालने लगा। वो इस तरह खड़ा हुआ कि रही से रोशनी भी रुक गई।
खैर मामू फुरकान को रोशनी का क्या करना था। उन्होंने जल्दी जल्दी वुजू किया, इस लड़के का शुक्रिया अदा किया और नमाज पढ़कर वो अपना वजीफा मुकम्मल करने बैठ गए। जब वो मस्जिद से बाहर आए तो दिन का उजाला फैल चुका था। वो अपना वजीफा मुकम्मल होने पर बहुत खुश थे। ये तेजी से घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, चाहते थे कि जल्द अज जल्द घर पहुंचकर सबसे पहले दादा गफूर को टेलीफोन करके इनको ये मसला सुनाए। इसके बाद गुलशन फोन करके बाबर को भी ये खुशखबरी सुनाई कि अब नीलम को बहुत जल्द इस अजाब से निजात मिल जाएगी। मामू फुरकान घर पहुंचे तो पहली दस्तक पर घर का दरवाजा खुल गया। मुमानी राना मामू को देखकर खुश हो गई। उन्होंने आंखें बंद करके तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया, काम हो गया। मुमानी राना ने पूछा, हाँ जी। मामू फुरकान खुश होकर बोले, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मुमानी राना रात की रुदात सुनने के लिए बेचैन थी। ये पूछो कि रात कैसी गुजरी, क्या हुआ, आखिर कुछ सुनाओ तो। मुमानी राना ने परेशान होकर पूछा, अभी सुनाऊंगा, पहले जरा दादा गफूर से बात कर लूं। दादा गफूर से बाद में बात करना, पहले अकबर से बात कर लो, बहुत बेचैन हो रहा है। इसका अब तक 2 मरतबा फोन आ चुका है। अच्छा, मामू फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले दादा गफूर से बात करूंगा। ये कहकर वो दादा गफूर के घर का नंबर डायल करने लगे। मामू फुरकान दादा गफूर को फोन कर रहे थे तो इधर अकबर मामू फुरकान के घर का नंबर डायल कर रहा था। नीलम इसके सामने ही बैठी थी। वो अकबर को अजीब सी नजरों से देख रही थी। मुझे क्यों देख रही हो, ऐसे ना देखा करो, मुझे डर लगने लगता है। अकबर ने नंबर घुमाते हंसकर कहा। बस इतनी देर में नीलम की रंगत बदल गई, इसकी आंखें फट गई, चेहरा सुर्ख हो गया, तेवरियां चढ़ गई, इसकी आवाज बदल गई। वो मर्दाना आवाज में बोली, अकबर ये तू क्या कर रहा है? इस रूम में अकबर ने इसे अभी तक नहीं देखा था। इसकी सिटी गुम हो गई। इसने खौफजदा होकर इसे वो क्रेडल पर रख दिया और बड़ी आहिस्ते से बोला, वो जी मैं मामू फुरकान से बात करना चाह रहा था। मामू फुरकान के बच्चे, नीलम ने बड़े गुस्से से कहा, इससे बाद में बात करना, पहले हमसे कर। जी जी आप फरमाएं, अकबर के गया कर बोला। तू क्या समझते है, तेरा मामू फुरकान हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? वो बेवकूफ है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसने खामखा कब्रिस्तान में अपनी रात काली की। वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अलबत्ता अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब हम जा रहे हैं, इसे हमारा पैगाम पहुंचा देना। नीलम ने ये कहकर सर झुका लिया। जब इसने सर उठाया तो वो नॉर्मल हो चुकी थी। अकबर इसे हक्का बक्का देख रहा था। इसके जिस्म में खौफ की वजह से लर्जा तारी था। ये आपको क्या हो गया? नीलम ने अकबर को इस कदर हैरान परेशान देखा तो खुद भी परेशान हो गई। घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको, इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आप मामू को फोन कर रहे थे, नीलम ने मासूमियत से कहा। अब वैसे क्या बताता कि कुछ नहीं हुआ? तुम्हें जरूर कुछ हो गया था। नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मामू का नंबर एंगेज है, अभी दोबारा करता हूँ। अकबर ने फिर मामू फुरकान का नंबर मिलाया। इस हसना में वो दादा गफूर से बात कर चुके थे। टेलीफोन की घंटी बजती वो समझ गए कि ये अकबर का फोन है। मामू खैरियत तो रही, काम हो गया? अकबर असल वक्त पर आया। हाँ बिल्कुल काम हो गया, मैंने अभी दादा गफूर से भी बात कर ली है। आइंदा क्या करना है ये समझ लिया है। मुझे इस वक्त नींद आ रही है, 1 घंटे सो लूं, फिर दुकान का एक चक्कर लगाकर तुम्हारे घर आता हूँ। नीलम तो ठीक है? मामू फुरकान ने पूछा। जी नीलम ठीक है, इस वक्त मेरे सामने ही बैठी है, अकबर ने बताया। अकबर तुम कुछ परेशान मालूम हो रहे हो, तुम्हारी आवाज से ऐसा महसूस हो रहा है। क्या मेरा अंदाजा गलत है? नहीं मामू आपका अंदाजा सही है बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं। मामू फुरकान ने तसल्ली दी। मामू अभी अभी वो धमकी देकर गया है, अकबर ने उलझे हुए लहजे में कहा। कौन? मामू फुरकान ने पूछा। फिर वो सब फौरन ही समझ गए। अच्छा तो क्या वो जाहिर हुआ था? जी मामू, अकबर ने बताया। फिर बोला, मामू आप 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, मामू फुरकान ने कहा। फिर उन्होंने सुना कि वो अकबर नीलम से कह रहा था, नीलम तुम अम्मी के पास चलो, मैं मामू से बात करके आता हूँ, और देखो जरा दरवाजा बंद कर जाना। फिर मामू फुरकान ने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो वो बोले, अकबर खैरियत तो है? मामू अभी कुछ देर पहले मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था कि नीलम की अचानक आवाज बदल गई, बदाना आवाज में बोलने लगी। फिर नीलम ने जो कुछ कहा था वो मनोअन अकबर ने मामू फुरकान की गोश गुजार कर दिया। तो इसको पता चल गया कि मैं रात कब्रिस्तान में था। मामू फुरकान ने सोचते हुए कहा। न सिर्फ इसे पता चल गया बल्कि इसने ना भूलने वाली सजा देने की धमकी भी दी है। मैं देख लूंगा, ऐसा तुम फिक्र ना करो, मैं अभी दोपहर तक पहुंचता हूँ तुम्हारी तरफ। जी बेहतर मामू, अकबर ने कहा और रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मामू फुरकान पूरी रात के जागे हुए थे, फिर बैठे रहने की वजह से इनकी जिस्म का अंग दुख रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी उल्टा सीधा नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर लिहाफ ओढ़कर सो गए। सोने से पहले उन्होंने मुमानी रियाना को हिदायत की थी कि वो इन्हें 2 घंटे के बाद उठा दे, कहीं वो शाम तक ना सोते ही रह जाए। 2-2.5 घंटे के बाद जब मुमानी रिहाना ने इन्हें उठाने के लिए इनके चेहरे से लिहाफ उठाया तो वो काम कर 2 कदम पीछे हट गईं। ये मामू फुरकान का चेहरा ही ना था, इनके पूरे चेहरे पर जगह जगह सफेद दाग पड़े हुए थे। मुमानी रिहाना ने इन्हें घबरा कर झंझोड़ दिया। अरे उठिए। मामू फुरकान ने फौरन आंखें खोल दी। मुमानी का परेशान चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, अपने चेहरे को देखिए, ये आपको क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। मुमानी रिहाना ने इन्हें आईना ला कर दिया। आईना जो देखो तो इन पर लड़ता तारी हो गई। इनके चेहरे को क्या हुआ? ये तो सफेद सफेद बर्फ के से दाग थे। फिर ये दाग इनके चेहरे पर ही ना थे बल्कि हाथ पैरों पर भी थे, और ये सिर्फ महज सफेद दाग ही ना थे बल्कि बड़े बड़े जख्म थे जिनमें पीप भरी हुई थी। मामू फुरकान फौरन उठकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल कर लिया क्योंकि वो दाग बहुत तेजी से फैल रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म इन दागों की लपेट में आता जा रहा था। इन दागों में सख्त खारिश हो रही थी और जैसे किसी दाग को खुजाते फौरन मवाद फट पड़ता और जहां जहां मवाद लगता वहां एक नया दाग पैदा हो जाता। अकबर और बाबर को जैसे ही मामू फुरकान के अस्पताल में दाखिल होने का मालूम हुआ वो फौरन भागे भागे पहुंचे। मुमानी रिहाना ने जो कुछ बताया था इससे कहीं ज्यादा मामू फुरकान की हालत खराब थी।
और जो जो इलाज हो रहा था इनकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। डॉक्टर इसको एक किस्म की एलर्जी समझकर इसका इलाज कर रहे थे। वो दाग जिनमें मवाद भरा था और जिस्म के हर हिस्से में फैल गए थे, लेकिन वो एलर्जी ना थी। इन जख्मों में शदीद किस्म की खारिश थी। मामू फुरकान की हालत गैर होती जा रही थी। डॉक्टरों के दिमाग चकराए हुए थे, सारी दवाई उल्टा असर दिखा रही थी। मामू फुरकान का एक बेटा था इरफान, वो हैदराबाद में रहता था, वहाँ के बैंक का मैनेजर था। इरफान जुमरात को घर आया तो घर आकर इसे मालूम हुआ कि अब्बा जी अस्पताल में दाखिल है। मुमानी रियाना ने अपने बेटे को सारे हालात से रोशनास किया। उन्होंने इसे ये भी बता दिया कि तुम्हारे अब्बा जी ने कल की रात कब्रिस्तान में गुजारी थी। इरफान के पास गाड़ी मौजूद थी, वो फौरन अस्पताल पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे शदीद बदबू का बबूका आया। इसने फौरन अपनी जेब से रुमाल निकाल कर नाक पर रख लिया। कमरे में बाबर और अकबर भी मौजूद थे, लेकिन इनकी नाक पर रुमाल ना था। बदबू बहरहाल इन्हें भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। इरफान को अंदाजा ना था कि ये कैसी बदबू है। जब इसे अंदाजा हुआ कि बदबू मामू फुरकान के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों से आ रही है तो इसने नाक से रुमाल हटा लिया। मामू फुरकान की हालत एक दिन में इंतहाई खराब हो गई थी। सारे टेस्ट लिए जा चुके थे, लेकिन बीमारी का पता नहीं चल रहा था। ये दाग कैसे थे, क्यों पड़ रहे थे, क्यों फैल रहे थे? मामू फुरकान चंद घंटों में शदीद नोयत के कोढ़ के मरीज नजर आ रहे लगे थे। बड़े हौसले वाले आदमी थे, वो बड़े हौसले से काम ले रहे थे। इरफान अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने इसका मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया। आओ बेटे, अब्बा जी ये सब क्या है? पता नहीं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करो, मामू फुरकान ने कहा। जी अब्बा जी, बोल फरमाए। तुम गाड़ी लाए हो? जी हाँ, है मेरे पास। तुमने दादा गफूर का घर तो देखा है? जी अब्बा जी, मैं देखा है। ऐसा करो कि तुम दादा गफूर के घर चले जाओ और मेरे बारे में सारी तफसील बता देना। जी बेहतर अब्बा जी, मैं अकबर को लेकर चला जाता हूँ। इरफान ने सादत मंदी से कहा। फिर वो दोनों तेजी से अस्पताल के कमरे से निकल गए। कोई 1.5 घंटे के बाद वापस आए तो इनके साथ दादा गफूर भी थे। दादा गफूर मामू फुरकान की हालत देखकर परेशान हो गए। मुआनी रिहाना ने अगरचे दोपहर को इन्हें फोन पर सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था, लेकिन इन्हें ये अंदाजा ना था कि मामू फुरकान की हालत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, ऐसी बुरी हालत हो जाएगी। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर रस्मी तौर पर 2-4 बातें की, फिर सब लोगों से कमरा खाली करने को कहा। दादा गफूर का हुक्म सुनकर बाबर, अकबर और इरफान कमरे से बाहर चले आए। हाँ फुरकान, अब बताओ क्या मसला है? ये सब कैसे हुआ? सुबह तो तुम बहुत खुश थे। दादा गफूर, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या है। रेहाना ने मुझे उठाया तो मेरे जिस्म में दाग पैदा हो चुके थे। डॉक्टर क्या कहते हैं? दादा गफूर ने पूछा। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वो इसे अब तक शदीद किस्म की एलर्जी समझ रहे थे, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। मुझे जरा कब्रिस्तान का हाल तफसील से सुनाओ, दादा गफूर ने कहा। मामू फुरकान ने कब्रिस्तान में जो बीती थी वो जल्दी जल्दी तमाम जुजियात के साथ कह सुनाई। फिर उन्होंने मस्जिद जाने और वुजू करने का जिक्र किया तो दादा गफूर को जैसे डंग सा लगा। ओ मेरे अल्लाह, दादा गफूर ने इंतहाई फिक्रमंद होकर कहा। तुम्हें वुजू कराने वाला लड़का कौन था? वो रिजवान था, दादा गफूर मेरे घर के नजदीक ही रहता है। मामू फुरकान ने बताया। तुम्हारा ख्याल है कि वो रिजवान ही था, तुम्हारा पड़ोसी? दादा गफूर ने तस्दीक चाहिए। हाँ बिल्कुल, मामू फुरकान ने वसुख से कहा। बहुत अच्छा लड़का है, बड़ा सादतमंद है। अब मेरी समझ में सारी बात आ गई है, दादा गफूर सोचते हुए बोले। वो क्या दादा? मामू फुरकान ने पूछा। फुरकान, तुमसे बड़ी भूल हो गई है, दादा गफूर ने हाथ मलते हुए कहा। दादा गफूर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मामू फुरकान परेशान होकर बोले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी दादा गफूर की बात पूरी ना हुई थी कि नीलम गुस्से में भरी कमरे में दाखिल हुई। नीलम जब कमरे में दाखिल हुई, इसका चेहरा लोहे की तरह तपा हुआ था। इसकी आंखों में अंगारे भरे हुए थे। वो कुछ इस तरह कमरे में दाखिल हुई थी कि चंद लम्हों के लिए दादा गफूर की आंखें फैल गई। नीलम के गले में दुपट्टा था, ना पाँव में चप्पल। वो इस हालत में घर से अस्पताल पहुंच गई थी। आंखों से शदीद गुस्सा टपक रहा था। गफूर, तू इसे क्या बताना चाह रहा था? अब मेरे सामने बता, मैं भी तो सुनूं, नीलम ने मर्दाना आवाज में कहा। वो हमारी आपस की बात थी, दादा गफूर ने बड़े इत्मीनान से कहा। आप बताइए, आपका कैसे आना हुआ इस वक्त यहाँ अस्पताल में? तुमने सैदपुर की जिनसे टक्कर ली है, अब देखो क्या होता है, बात कहाँ तक पहुंचती है। तुम लोग जो खेल खेल रहे हो इसका अंजाम देख लिया, और ये अभी कुछ नहीं है। आगे आगे देखते जाओ। मैं इस फुरकान का तो वो हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद करेगा, और बूढ़े छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। ये फुरकान तेरे इशारों पर नाच रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नीलम गुस्से में बोली चली जा रही थी। हर बात की एक हद होती है। मैंने तुम दोनों को बहुत तरह देने की कोशिश की। मेरा ख्याल था कि तुम संभल जाओगे, मेरे रास्ते से हट जाओगे, लेकिन तुम लोगों ने शायद मुझे कोई पानी का बुलबुला समझ लिया है। तुम लोग फूंक मारोगे और मैं हवा में तहलील हो जाऊंगा। तुम लोगों ने देख लिया कि मैं तुम लोगों के बस का नहीं हूँ। मैं तुम लोगों के काबू में आने वाली चीज नहीं हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना वो तबाही फैलेगी कि दुनिया देखेगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे? दादा गफूर ने इसकी खौफनाक धमकियों को नजरअंदाज करते हुए पूछा। हाँ कहो, नीलम के लहजे में वही करख्तगी थी। चले, हम लोग तो आपके पीछे पड़े हैं, इसलिए आप हमें नुकसान पहुंचाने के दर पे है, लेकिन इस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है कि इस हालत में आप इसे खींचते फिर रहे हैं? हम इस पर आशिक है, इसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। वाज़ेह और दो टोक जवाब मिला। आपके इरादे क्या है? पूछा गया। तो हमारे इरादे क्या पूछता है, कब्र में पैर लटकाए बैठा है। तो अपना इरादा बता। हमारे इरादे तो आपके सामने है। वो तो फुरकान से जरा सी चूक हो गई थी, वरना उड़ गए थे आप। दादा गफूर ने नीलम के गुस्से की परवाह न करते हुए बड़े सुकून से कहा। मर गए हमें उड़ाने वाले। नीलम ने यह कहकर कहका लगाया और दादा गफूर को घूर कर देखा। वजीफा मुकम्मल होने को था, बस फुरकान से जरा एहतियाती हो गई। वो अमल के मुकम्मल होने की खुशी में आपको पहचान ना सका।
اس نے اپنا پڑوس کا لڑکا سمجھ کر وضو کر لیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کیسے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ دادا غفور نے بتایا، اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے ٹکر مت لو۔ نیلم نے خوش لہجے میں کہا، ٹکر تو ہم نے آپ سے لے لی ہے، اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ ان چھوٹے موٹے حربوں سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ مجھے معلوم تھا تم لوگ باز آنے والے لوگوں میں سے نہیں ہو۔ خیر کوئی بات نہیں، اب نتائج کے خود ذمہ دار ہوگے، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر نیلم مڑی اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ دروازے باہر نکلتی غائب ہو گئی تھی۔ دادا غفور اس کے پیچھے دروازے تک گئے پر وہ غائب ہو چکی تھی۔ دادا غفور دروازہ بند کر کے واپس پلٹے، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جواب میں ماموں فرقان نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ دادا غفور ماموں فرقان کے قریب آ کر بیٹھ کر بولے، دیکھ لی تم نے اس کی چالاکی؟ تمہیں اس نے ایسی جگہ گرفت میں لیا کہ تم خوشی کے نشے میں سے پہچان بھی نہ سکے، اور وہ بڑے اطمینان سے گندے پانی سے وضو کرا کے چلتا بنا۔ ہمارا بنا بنایا کھیل بگاڑ گیا۔ مجھ سے واقعی بھول ہو گئی، اگر میں ذرا سا غور کر لیتا تو اسے پہچاننا مشکل نہ تھا۔ ماموں فرقان نے افسردہ لہجے میں کہا، خیر افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میں ان کی دھمکیوں سے بالکل خوفزدہ نہیں ہوں۔ کیا تم ہو؟ دادا غفور نے مسکرا کر پوچھا۔ دادا غفور آپ جانتے ہیں کہ میں نے تو ڈرنا سیکھا ہی نہیں، میں اپنی دھن کا پکا ہوں، ذرا ٹھیک ہو جاؤ پھر کرتا ہوں اس کے خلاف کارروائی۔ فرقان تم ایسا کرو کہ اسپتال چھوڑ دو۔ دادا غفور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیوں دادا؟ ماموں فرقان نے پوچھا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہارا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا مرض ایسا ہے کہ کوئی دوا کارگر نہیں ہو سکتی، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ دادا غفور نے ماموں فرقان کے سر پر ہاتھ رکھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر دادا غفور کمرے سے باہر نکلے، باہر سے بابر اکبر اور عرفان کو بلا کر لائے۔ وہ لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا غفور کو دیکھ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ قریب آ گئے تو دادا غفور نے بابر سے مخاطب ہو کر کہا، بابر وہ آئی تھی؟ کون ماموں؟ بابر کی تیوری پر بل پڑ گیا۔ نیلم اور کون؟ دادا غفور نے کہا، یہ اسپتال میں؟ کہاں ہے وہ؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ وہ بالکل تنہا آئی تھی، اور آئی نہیں لائی گئی تھی۔ کون لایا تھا اسے؟ دادا عصمت اکبر نے پوچھا، وہ جو خود کو صحت پور کا کہتا ہے اور اپنے آپ کو زبردست گردانتا ہے۔ اکبر نے کمرے میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا، اسے نیلم کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے پوچھا، دادا نیلم کہاں ہے؟ جو لایا تھا وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا، دادا غفور نے بتایا۔ وہ ہم لوگوں کو بہت دھمکیاں دے کر گیا ہے، ماموں فرقان بولے۔ پھر دادا غفور نے بابر اکبر اور عرفان کو نیلم کے آنے کی پوری روداد سنا دی۔ سارے کے سارے سناٹے میں آ گئے۔